जी। रात का सन्नाटा कमरे में फैला, बिल्कुल अंधेरा, और चेहरे पर बस वो एक मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी। आज के दौर में देखा जाए तो ये दृश्य हर दूसरे घर का हिस्सा बन चुका है ना? बिल्कुल। हाँ ये बहुत आम हो गया। हाँ, मतलब दिन भर की भागदौड़ के बाद जब इंसान एकदम अकेला होता है तो उस अकेलेपन को भरने की एक अचेतन कोशिश होती है। उंगली अपने आप किसी डेटिंग ऐप पर जाती हैं और दाईं तरफ, मेरा मतलब है राइट स्वाइप कर देती हैं। फिर एक मैच का नोटिफिकेशन आता है। उस एक छोटे से नोटिफिकेशन में ना एक बहुत बड़ी उम्मीद छिपी होती है कि शायद कोई नया दोस्त मिलेगा, कुछ अच्छी बातें होंगी, कोई ऐसा होगा जो आपकी सुनेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती। बिल्कुल, उस नीली रोशनी और उस एक स्वाइप के ठीक पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा हो सकता है जो मतलब किसी भी आम इंसान की जिंदगी को एक पल में डरावने सपने में बदल सकता है। जी। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी खतरनाक सच की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास इस पूरे तंत्र को समझने के लिए दो बेहद अहम स्रोत हैं। एक तरफ दिल्ली तक की तथ्यात्मक क्राइम न्यूज़ रिपोर्ट है जो ज़मीनी हकीकत और पुलिस की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा देती है। और दूसरी तरफ? हाँ, दूसरी तरफ न्यूज़ मिरर नाम के क्राइम शो की एक बेहद नाटकीय लेकिन बहुत ही बारीक स्क्रिप्ट है जो इस पूरे अपराध की मनोवैज्ञानिक परतों को खोलती है। इन दोनों के जरिए हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे डिजिटल दुनिया का अकेलापन और एक साधारण सा राइट स्वाइप एक बहुत ही पेशेवर और खतरनाक संगठित आपराधिक गिरोह का हथियार बन चुका है। देखिए, इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि अपराध का पूरा ढांचा बदल चुका है। मतलब अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अपराधी अक्सर किसी सुनसान सड़क या अंधेरी गली में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करते थे। सही कहा। लेकिन डिजिटल युग में वे कहीं छुप नहीं रहे, वे बहुत ही आकर्षक तरीके से सामने आ रहे हैं और शिकार को खुद चलकर अपने पास आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और इसके लिए जिस चीज का इस्तेमाल हो रहा है वो कोई हथियार नहीं है बल्कि इंसानी भावनाएं हैं। बिल्कुल, इंसानी भावनाएं, खासकर अकेलापन। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई शिकारी जंगल में जाल बिछाने की बजाय शिकार के ही दिमाग में जाल बुन रहा हो। मतलब एक डिजिटल फिशिंग जैसा है। चारे के रूप में एक खूबसूरत प्रोफाइल पिक्चर है और शिकार खुद चलकर जाल में फंसने आ रहा है। एकदम सटीक बात कही आपने। तो स्रोतों के मुताबिक इस पूरी घटना की शुरुआत बहुत ही सधे हुए तरीके से होती है। हमारे पास 3F नाम के एक डेटिंग ऐप का जिक्र है। इस ऐप पर शेरी नाम की एक प्रोफाइल है। शेरी, जी हाँ। अगर कोई इस प्रोफाइल को देखेगा तो वो बेहद आकर्षक लगेगी। बेहतरीन तस्वीरें, एक दिलचस्प बायो। लेकिन यहीं पर धोखा शुरू होता है। ये एक ऐसा डिजिटल नकाब है जिसे बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। और उस डिजिटल नकाब के पीछे की सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। उस प्रोफाइल के पीछे कोई शेरी थी ही नहीं। अरे, वहाँ 20 साल की हरलीन कौर और जेनी नाम की एक लड़की बैठी थी। सिर्फ 20 साल की? जी हाँ। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि एक 20 साल की लड़की इस पूरे गिरोह का सबसे अहम हिस्सा कैसे बन गई? देखिए, उसका काम महज कुछ मैसेज भेजना नहीं था, ये एक पूरी ग्रूमिंग प्रक्रिया है। ग्रूमिंग मतलब वो कैसे करते हैं ये? मतलब लड़कों से मीठी मीठी बातें करना, उनका भरोसा जीतना, उन्हें ये महसूस कराना कि वो खास हैं। कई दिनों या हफ्तों तक रातों रात चैट करके एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। बिल्कुल। न्यूज़ मिरर की स्क्रिप्ट में इसे बकायदा टिंडर या बम्बल किडनैपिंग सिंडिकेट का नाम दिया गया है। सिंडिकेट, ये शब्द अपने आप में ये स्पष्ट करता है कि ये कोई छिटपुट ठगी नहीं है। ये एक कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह काम करने वाला सिंडिकेट है जहां हर व्यक्ति का काम तय है। और जेनी का काम था उस लीड को जनरेट करना और शिकार को एक तय जगह पर लाना। और यहीं से कहानी उस दिशा में मुड़ती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 25 मार्च की वो घटना इसका सबसे सटीक उदाहरण है। जी, अनुरूप नरूला का मामला। हाँ, अनुरूप नरूला। ये युवक इसी शेरी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुका था
और पहली बार उससे मिलने के लिए दिल्ली के नेहरू प्लेस पहुंचता है। अगर उस कैफे के पूरे माहौल को देखा जाए तो ये किसी थिएटर के स्टेज जैसा लगता है, जहां हर कोई एक तय स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी भूमिका निभा रहा है। कैफे के अंदर डिम लाइट है, एक हल्की सी रहस्यमयी रोशनी, पीछे बहुत ही लाउड म्यूजिक बज रहा है और वहां बैठी वो लड़की जो खुद को शेरी बता रही है, मुस्कुराकर स्वागत करती है। बिल्कुल अच्छे से समझाती है, क्योंकि नाटक का अगला दृश्य बहुत तेजी से बदलता है। कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स मंगवाए जाते हैं, माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है, लेकिन अचानक लड़की एक बहुत ही आम सा बहाना बनाती है। कैसा बहाना? वो कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है या किसी का जरूरी फोन आ रहा है। अच्छा। वो अपनी कुर्सी से उठती है और कैफे के अंदर कहीं चली जाती है और फिर वो कभी लौट कर नहीं आती। उसकी जगह मेज पर एक बिल आता है, 2 ड्रिंक और कुछ मामूली स्नैक्स का। वो बिल 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए तक का होता है। 1 लाख रुपए का बिल, मतलब 2 ड्रिंक्स के लिए? कोई भी सामान्य इंसान इस स्थिति में पूरी तरह से बौखला जाएगा। ये तो सीधे तौर पर दिन दहाड़े लूट है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जगह पे इस गिरोह की मनोवैज्ञानिक रणनीति को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे शॉक एंड ऑ की रणनीति कहा जा सकता है। शॉक एंड ऑ? जी। मानव मस्तिष्क एक खास तरीके से काम करता है। जब इंसान किसी रोमांटिक भावना या खुशी की उम्मीद में होता है तो उसका दिमाग बहुत रिलैक्स होता है। अचानक से जब 1 लाख रुपए का बिल सामने आता है तो उम्मीद और इस खौफनाक हकीकत के बीच एक भयंकर टकराव होता है। एकदम झटका लगता होगा। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इस अचानक लगे झटके से दिमाग सुन पड़ जाता है। जो इंसान की फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया होती है, वो कुछ पलों के लिए पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाती है। और जब तक वो इंसान स्थिति को समझकर कोई प्रतिक्रिया देने लायक होता है, तब तक गिरोह अपना अगला कदम उठा चुका होता है। और वो अगला कदम उस थिएटर का सबसे भयानक दृश्य होता है। जैसे ही उस भारी भरकम बिल का विरोध होता है, कैफे का माहौल 1 सेकंड में बदल जाता है। न्यूज़ मिरर की स्क्रिप्ट बताती है कि अचानक वो लाउड म्यूजिक बंद कर दिया जाता है। जी। कैफे का शटर अंदर से गिरा दिया जाता है। जो लोग कुछ देर पहले तक बहुत ही विनम्र वेटर या बाउंसर लग रहे थे, उनका असली रूप सामने आता है। वे अंधेरे से बाहर निकलते हैं और उनके हाथों में पिस्तौल और चाकू होते हैं। अनुरूप नरूला के मामले में यही हुआ। उसे कैफे के अंदर ही डराया धमकाया गया, बेहोश करने की कोशिश की गई और फिर वहां से निकालकर एक औरा गाड़ी में अगवा कर लिया गया। ये वो बिंदु है जहां ये अपराध हनी ट्रैप से आगे बढ़कर सशस्त्र अपहरण और हिंसक वसूली में तब्दील हो जाता है। एक बंद शटर के पीछे या किसी चलती कार के अंदर इंसान पूरी बाहरी दुनिया से कट जाता है। वहां कोई मदद मांगने की गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन देखिए, यहाँ एक सवाल जो बहुत गहराई से सोचने पे मजबूर करता है, वो ये है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई, जो कि इस केस में करीब 7 लाख रुपए है, महज कुछ धमकियों से कैसे सौंप सकता है? मतलब आम धारणा ये होती है कि इंसान लड़ेगा, शोर मचाएगा या कम से कम पुलिस को बुलाने की कोशिश करेगा। 7 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है यार। बाहर से देखने पर यह सवाल बहुत ही स्वाभाविक लगता है, लेकिन उस कार के अंदर या उस बंद कैफे के अंदर के खौफ को गहराई से समझना होगा। पहली चीज तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिया है। चारों तरफ से हट्टे कट्टे अपराधियों से घिरे होना, जिनके हाथों में नंगे हथियार हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन हथियार से भी बड़ा एक और डर होता है। ये अपराधी सबसे पहले शिकार का मोबाइल फोन छीनते हैं। आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक इंसान की पूरी जिंदगी का डिजिटल दरवाजा है। फोन अनलॉक होते ही अपराधियों के पास उस इंसान के घर का पूरा पता होता है, माता पिता की तस्वीरें होती हैं, बहन भाइयों की जानकारी होती है। हे भगवान। वे सीधे तौर पर धमकी देते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए या पुलिस के पास गए तो परिवार की लाशें गिरेंगी। तो मतलब वो सीधे परिवार पर वार करते हैं। जी। जब बात खुद की जान से हटकर परिवार की सुरक्षा पर आ जाती है तो इंसान का सारा प्रतिरोध टूट जाता है। इसी मानसिक और शारीरिक दबाव के चलते पासवर्ड उगले जाते हैं। ये एक बहुत ही क्रूर और सटीक तरीका है किसी इंसान की कमजोरी पे वार करने का। अनुरूप नरूला के मामले में इसी डर का फायदा उठाकर यूपीआई, एटीएम और क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब 7 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। और जब उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया तो उन्होंने उसे एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि वे कितने बेखौफ हैं। लेकिन कानून के हाथ भी लंबे होते हैं। बिल्कुल।
हर अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। हमारे स्रोत दिल्ली पुलिस की एक बहुत ही व्यवस्थित जांच प्रक्रिया का भी खुलासा करते हैं। जब कालकाजी थाना पुलिस के पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने कैसे इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ा। कालकाजी पुलिस के स्पेशल स्टाफ, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर और शुभम कर रहे थे, उनमें उनकी कार्रवाई तकनीक और जमीनी पुलिसिंग का एक बेहतरीन संगम थी। अच्छा। अपराधियों ने डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करके जाल बिछाया था और पुलिस ने उसी डिजिटल दुनिया को उनका काल बना दिया। सबसे पहले पुलिस ने उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उस फुटेज से उन्हें उस ओरा गाड़ी की एक झलक मिली जिसमें अपहरण हुआ था। यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही तकनीकी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, NPR और OSINT। ये शब्द सुनने में किसी जासूसी फिल्म के लगते हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा सरल भाषा में समझें कि पुलिस ने इनका इस्तेमाल कैसे किया। बिल्कुल, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, OSINT का मतलब है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसका सीधा सा अर्थ है वो सारी जानकारी जो इंटरनेट पर पब्लिक डोमेन में, यानी सबके लिए खुली हुई मौजूद है, जैसे सोशल मीडिया। हाँ। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी ने किसी रेस्टोरेंट में कोई फोटो खिंचवाई और इंस्टाग्राम पर डाल दी। पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स ऐसी ओपन सोर्स जानकारियों को खंगालते हैं। हो सकता है उस फोटो के बैकग्राउंड में किसी गाड़ी का नंबर प्लेट दिख रहा हो, या किसी सोशल मीडिया चेक इन के जरिए उस इलाके की लोकेशन मिल जाए। ओह, समझी। और दूसरी तरफ NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने इन दोनों को मिलाया। सीसीटीवी से मिले गाड़ी के हुलिये और डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए उन्होंने उस ओरा कार के असली मालिक और उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया। क्या बात है। और इसी ट्रैकिंग का नतीजा था कि सबसे पहले मुख्य आरोपी रिशान पुलिस की गिरफ्त में आया और वो कार बरामद हुई। जी, लेकिन एक अपराधी से पूरे गिरोह तक पहुंचना एक अलग चुनौती है। यहाँ पर उन लूटे गए 7 लाख रुपयों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पुलिस ने उस पैसे के फाइनेंशियल ट्रेल को ट्रैक किया। ये फाइनेंशियल ट्रेल असल में कैसे काम करता है? फाइनेंशियल ट्रेल यानी पैसों का डिजिटल रास्ता। जब कोई UPI से या बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजता है तो वो सिर्फ एक खाते से दूसरे खाते में नहीं जाता। अच्छा। वो अपने पीछे डिजिटल पगडंडी छोड़ता है। हर ट्रांजैक्शन के साथ एक ट्रांजैक्शन ID, बैंक खाते की KYC डिटेल और सबसे जरूरी चीज IP एड्रेस जुड़ जाता है। तो पुलिस सब देख सकती है। बिल्कुल, पुलिस ये देख सकती है कि पैसा जिस खाते में गया वो खाता किसके नाम पर है और उस समय उस डिवाइस की लोकेशन क्या थी। इसी डिजिटल रास्ते का पीछा करते हुए पुलिस को मालवीय नगर से बाकी साथियों का सुराग मिला। और फिर एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ने लगी। नवोजित दे, संजय उर्फ जोई, साहिल चौहान और वो लड़की हरलीन कौर उर्फ जेनी, जिसने ऐप पर शेरी का रूप धरा हुआ था। जी, सब पकड़े गए। हाँ, इन सबको मालवीय नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से अपराध में इस्तेमाल की गई 2 औरा कारें और 5 मोबाइल फोन जब्त हुए। लेकिन जब ये गिरफ्तारी हुई तो एक ऐसा तथ्य सामने आया जिसने मतलब सबको चौंका दिया। वो तथ्य ये था कि इन 5 आरोपियों का पुलिस की फाइलों में कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। एकदम साफ। जी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अनुरूप नरूला उनका पहला शिकार था। स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि हरलीन कौर और इस गिरोह ने ये घटना पहले भी कई लड़कों के साथ अंजाम दी थी। वे इसमें पूरी तरह से माहिर हो चुके थे। तो फिर रिकॉर्ड साफ कैसे था? इसका कारण ये था कि किसी भी पुराने पीड़ित ने कभी पुलिस स्टेशन जाकर कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। कोई इंसान अपने लाखों रुपए लुटाने के बाद, मतलब अपनी जान के खतरे से गुजरने के बाद भी चुप कैसे रह सकता है? शिकायत न करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ के देखें तो इसके पीछे हमारी सामाजिक संरचना और मानसिकता का एक बहुत बड़ा हाथ है। इस पूरे अपराध का आधार ही शर्म और सामाजिक बदनामी का डर है। भारत जैसे समाज में जहां आज भी डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कई जगहों पर एक वर्जित विषय माना जाता है, अपराधी इसी झिझक को अपना हथियार बनाते हैं। सही बात है। पीड़ित ये सोचता है कि अगर वो पुलिस के पास गया तो ये बात कोर्ट तक जाएगी, फिर मीडिया, उसके परिवार, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को ये पता चल जाएगा कि वो अकेलेपन में किसी डेटिंग ऐप पर अनजान लड़कियों से बात कर रहा था और उनसे मिलने गया था। यानी उस इंसान के लिए 7 लाख रुपए के भारी नुकसान से भी ज्यादा बड़ा डर समाज में अपनी इज्जत जाने का होता है। वो उस सदमे को, उस लूट को चुपचाप पी जाता है ताकि उसकी छवि पे कोई दाग न लगे। सटीक।
और यही वो चुप्पी है जो इन हनी ट्रैप गैंग्स को ऑक्सीजन देती है। न्यूज़ मिरर की रिपोर्ट बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देती है कि दिल्ली एनसीआर के कई पब और कैफे में ऐसे सैकड़ों गैंग सक्रिय हैं। बाप रे, सैकड़ों? जी, ये कोई एक अकेला मामला नहीं है जिसे पुलिस ने सुलझा लिया और बात खत्म हो गई। ये एक पूरा ढांचागत और संस्थागत खतरा बन चुका है। जो कैफे कभी दोस्तों के साथ बैठकर सुकून से कॉफी पीने और समय बिताने की जगह हुआ करते थे, वो अब संगठित अपराध के अड्डे बन गए हैं, जहां हर मेज पर शिकार का इंतजार हो रहा है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही कड़वे सच के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अनजान लोगों से ऑनलाइन दोस्ती करना, उन पर भरोसा करना और फिर पहली ही मुलाकात में किसी सुनसान जगह या उनके बताए हुए किसी अनजान कैफे में चले जाना, जान और माल दोनों पर कितना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है, ये तकनीक और संगठित अपराध के एक बेहद खतरनाक गठजोड़ का पर्दाफाश है। डिजिटल दुनिया हमें जितनी सुविधाजनक लगती है, जहां एक क्लिक से सब कुछ मिल जाता है, वहीं इसके भीतर उतनी ही गहरी और अंधेरी खाइयां भी मौजूद हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम एक ऐसे युग के बीचों बीच खड़े हैं जहां सब कुछ इंस्टेंट या तुरंत चाहिए। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट कैब, और इसी जल्दबाजी में लोग ये मान बैठते हैं कि एक स्वाइप से इंस्टेंट प्यार या दोस्ती भी मिल जाएगी। बहुत सही कहा आपने। लेकिन ये घटना एक बहुत बड़ा सबक है कि आभासी दुनिया की जो चकाचौंध है और जमीन पर जो हकीकत है, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा और कभी-कभी जानलेवा अंतर होता है। उस अंतर को समझना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जरूरत बन गया है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो भले ही हमारे आज के इन स्रोतों में कागज पर न लिखा हो, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे हम एक डिजिटल समाज बन रहे हैं, क्या विश्वास या ट्रस्ट नाम की चीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जी, जब एक साधारण सी ऑनलाइन दोस्ती के पीछे एक पेशेवर और हथियारों से लैस्ड किडनैपिंग सिंडिकेट हो सकता है, तो क्या भविष्य में किसी अजनबी से मिलने से पहले हमें उसका वैसा ही बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा जैसा हम किसी को नौकरी देने या बैंक लोन देने से पहले करते हैं? इस डिजिटल युग में इंसान पर भरोसा करने की कीमत आखिर क्या हो गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस नीली रोशनी के बंद होने के बाद भी अंधेरे कमरे में गूंजता रहेगा।